ना फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चैप्टर में मैंने दो चैप्टर्स रखा हुआ है। एक है पेएबल मैनेजमेंट और दूसरा है फैक्टरिंग सर्विसेज। और ये जो फैक्टरिंग सर्विसेज है ना, दैट इज कनेक्टेड टू योर चैप्टर ऑफ द रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो सारे पेएबल मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस है ना वो खत्म हो गए यहाँ पे, और अभी हम लोग फैक्टरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द फैक्टरिंग सर्विसेज। तो ये फैक्टरिंग सर्विसेज में फैक्टर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले। फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट द फैक्टरिंग सर्विसेज का सिंपल मतलब ये है दैट से यू अपॉइंट अ प्रोफेशनल एजेंसी who will go to the customers on your behalf for making collection is in a simple way factoring services। यानी आपने क्या किया है, आपने एक एजेंसी को अपॉइंट किया है और वो एजेंसी को आपने ऑथोराइज किया है दैट से ऑन योर बिहाफ यू कैन मेक द कलेक्शन, और उसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है फैक्टरिंग सर्विसेज। ये क्वेश्चन में यानी कि अब से हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं उसमें वी आर गोइंग टू हैव अंडरस्टैंडिंग about the decision making about appointment of the factor। That is what we understand। Let us do a numerical, उसके ऊपर से हमको ज्यादा आइडिया आएगा और फिर मैं आपको उसका अच्छी तरह से एक नोट लिखवाता हूँ। A company is considering to engage a factor। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, एक प्रोफेशनल एजेंसी जो हमारे कलेक्शन का काम करेगी। The following information is available। The current average collection period of the company's status is 90 days। यानी हमारा अभी का एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 90 दिन। एंड 1/2 यानी क्या हुआ 0.5% of the debtors default। The factor has agreed to pay money due after 60 days। यानी हमारा कलेक्शन पीरियड कितना है 60 डेज का। And will take the responsibility of any loss on account of bad debts। उन्होंने ऐसा बोला कि आपका ये जो कलेक्शन पीरियड 90 डेज है ना उसका हम लोग 60 डेज कर देंगे। वी विल बी हैविंग मोर इफेक्टिवनेस इन द कलेक्शन प्रोसेस, जिसकी वजह से आपका कलेक्शन पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज दैट यू हैव। दूसरा उन्होंने क्या बोला, ये बेड डेट्स आपका जो है ना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं, यानी फैक्टर को अपॉइंट करने के बाद हमको बेड डेट्स का खर्चा होगा नहीं। The annual charge for the factoring is 2% of the turnover। We know that से कुछ भी मुफ्त में नहीं होता है, तो फैक्टर को अपॉइंट करेंगे तो फैक्टरिंग का चार्जेस होगा कितना, दैट इज 2%। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेविंग इज लाइकली टू बी 1 लाख पर एनम। हमको ऐसा नहीं दे रखा है क्वेश्चन में कि अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना है, पर फैक्टर को अपॉइंट करने के बाद वो 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा, ऐसा दे रखा है। Annual credit sales are rupees 120 lakhs। Variable cost is 80% of the sales price। The company's cost of borrowing is 15% per annum, assuming 360 days in a year। Okay, 360 days को हमको लेना है for the purpose of making calculation of the carrying cost। Should the company enter into the factoring agreement? That is a question। यानी क्या हमको फैक्टर को अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, that is a question। Please go through the information of the question properly। So friends, over here मैं सिर्फ क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं और कुछ ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। ऐसा दे रखा है दैट से अभी का है इन हाउस मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। अभी का है इन हाउस मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवेबल और दूसरा ऑप्शन है फैक्टरिंग। ऐसा करके दो ऑप्शन है। सेल्स हमको दे रखा है 120 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट से रखा है 80% ऑफ द रेवेन्यू। परसेंटेज ऑफ द बेड डेट से रखा है 0.5%। फिर हमको फैक्टर को अपॉइंट करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का सेविंग्स दे रखा है, इट इज एन अमाउंट ऑफ 1 लाख, और फैक्टरिंग कमीशन दे रखा है।
इट इज 2%। ये हमको दे रखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। 1 year इज इक्वल टू 360 days। और हमको ये डिसाइड करना है कि फैक्टर को अपन करें या नहीं करें। क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड द रिवाइज सेल्स। हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा जो सेल्स है ना वो सेम रहेगा। पहले भी 120 लाख था, अभी भी 120 लाख ही रहेगा। फिर वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो तो हमेशा सेम रहता है 80%। क्वेश्चन में दे रखा है दैट से वो लोग बेडर्स का जवाबदारी ले रहे हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड अभी का है 90 डेज, बाद में हो जाएगा 60 डेज वंस यू अपॉइंट द फैक्टर। यानी कुछ फायदा होने वाला है और उसके सामने कुछ खर्चा है। ऑफ कोर्स दैट इट इज ऑलवेज लाइक यू हैव टू मेक अ डिसीजन बाय मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ द एडवांटेजेस एंड कॉस्ट। सो वी हैव टू डिसाइड एट से व्हाट द कंपनी शुड डू, ऐसा हम लोग समझते हैं। नाउ डिसीजन मेकिंग के लिए फ्रेंड्स, रिसीवेबल मैनेजमेंट में हमने समझा है कि 3 अप्रोचेस होते हैं डिसीजन मेकिंग के। पहला होता है टोटल प्रॉफिट या लॉस अप्रोच। ये जो पहला अप्रोच होता है ना, वो अडॉप्ट करने के लिए देयर आर 3 थिंग्स दैट वी रिक्वायर। हमको एक तो एग्जिस्टिंग सेल्स चाहिए, दे रखा है। नया सेल्स चाहिए, वो भी दे रखा है। कॉस्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी दे रखा है। तो मेथड नंबर 1 अप्लाई हो सकता है। मेथड नंबर 2 तो हमेशा इंक्रीमेंटल अप्रोच हो सकता है। मेथड नंबर 3 in which the condition is that the existing sales और नया सेल्स सेम रहना चाहिए, तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चन जिसमें तीनों 3 मैटर पॉसिबल है। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू इट विद वन ऑफ द मेथड। तो चलो टोटल प्रॉफिट या लॉस अप्रोच से आंसर करते हैं। हेडिंग राइट डाउन, adopting total profit or loss approach for decision making। उसमें लिखो स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। वी अंडरस्टैंड दैट से यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल फिक्स कॉस्ट का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसको इग्नोर किया। दैट इज करेक्ट। राइट ऑन आंसर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉमा no information is given about total fixed cost, comma so it is ignored in calculation of answer। तो उसका इंफॉर्मेशन न होने की वजह से उसको इग्नोर किया जाता है। स्टेप नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। तो वो तो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 80%। तो हमको वो क्वेश्चन में दे रखा है 80%। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर present and proposed
option. Now friends, over here we can see that say क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि फैक्टर को अपॉन करने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में 1 लाख रुपए का बचत होगा, ऐसा दे रखा है। अभी का खर्चा कितना है वो तो दे नहीं रखा है। सो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अभी का खर्चा है 1 लाख रुपए। ना समरी में हैव अ क्वेश्चन, सर मुझे 1 लाख नहीं, मुझे 5 लाख अज्यूम करना है, ठीक है। समरी में हैव अ पॉइंट, सर मेरे को 3 लाख अज्यूम करना है, ओके। समरी में हैव अ पॉइंट दैट सर मेरे को 75,000 अज्यूम करना है, देन नो, हम लोग 1 लाख से कम अज्यूम नहीं करेंगे। आप लोग 1 लाख या उससे ज्यादा कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। राइट आंसर। Assuming that present administration cost is rupees 1 lakh, comma, answer is found. In bracket write down, we may assume any amount more than equal to rupees 1 lakh। ऐसा क्यों वो मैं आपको समझा दिया। अच्छा, नाउ न्यू हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। उसमें 2 ऑप्शंस है, इन हाउस मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल और दूसरा ऑप्शन है फैक्टरिंग। दोनों ऑप्शंस में हम लोग प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे और जो ऑप्शन में ज्यादा प्रॉफिट है उसको सेलेक्ट करेंगे। इन हाउस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके आप लोग चैट बॉक्स पे आंसर डालिए। सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग डाउन आंसर। Everybody is requested to write down answer along with me. Sales of the company is provided right now 120 lakhs. Fine. Variable cost हमको दे रखा है 80% of the revenue. So 120 into 0.8. That comes to 96 lakhs. उसके बाद आएगा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा 96 lakhs डिवाइडेड बाय 360 डेज, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, इंटू 90 डेज क्योंकि अभी का कलेक्शन पीरियड 90 डेज है, इंटू 15%, क्यों, क्योंकि 15% हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सो 96 इंटू 90 इंटू 0.15 अपॉन 360, 3,60,000। फिर बेडेट्स है, बेडेट्स कितना है, आधा परसेंट है, 120 lakhs into 0.5 percentage, so it is 0.6 lakhs। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना अभी हमने अज्यूम किया कि अभी का 1 लाख है, आपने कुछ और अज्यूम किया तो आप उस हिसाब से लिखो। फैक्टरिंग कमीशन कितना है, कहा अभी सर फैक्टर तो अपन नहीं किया है ना, तो फैक्टरिंग कमीशन नहीं आएगा। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे मैं डैश लिखता हूँ। प्रॉफिट या लॉस चलो देख लेते हैं। देखो सेल्स कितना है 120 लाख माइनस 96 माइनस 3.6 माइनस 0.6 माइनस 1 लाख। सो प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है कितना है 18 लाख 80,000। ऐसा करके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज इन हाउस। फैक्टरिंग का वैसे वर्किंग होगा, आप पहले कीजिए फिर मैं करके देता हूं। So let us calculate the answer for factoring.
सेल्स कितना आएगा वापस 120 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा वापस 96 lakhs. Carrying cost will be calculated using 60 days instead of 90 days. तो क्या होगा 96 lakhs divided by 360 into 60 into 0.15. So the carrying cost would be 2,40,000. बेड डेट्स कितना होगा 0, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 1 लाख से कम हो जाएगा. अभी का 1 लाख मैंने अज्यूम किया है, तो बाद में नहीं होगा. फैक्टरिंग कमीशन कितना होगा 120 लाख का 2%, यानी 2,40,000. खत्म हो गया. वी अंडरस्टैंड एट सीधा 120 minus 96 minus 2.4 minus again 2.4, तो प्रॉफिट आता है कितना 19,20,000. So we understand that say profit of the company increases with the appointment of the factor, इसलिए फैक्टर को अपॉइंट करना चाहिए. चलो राइट आंसर. The company is advised to appoint factor. Full stop. ना देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आंसर खत्म हो गया. सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि if at all somebody has taken incremental approach for solving the question, तो वो कैसे करेंगे. We understand like this. सिर्फ आपको समझा रहा हूं मैं. स्टेप नंबर 1, टोटल फिक्स कॉस्ट, उसको क्या किया जाएगा इग्नोर किया जाएगा. स्टेप नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, वो कितना लिखे, दैट इज लिखा जाएगा 80%. स्टेप नंबर 3, we understand that the savings in carrying cost. So क्यों savings in carrying cost लिखा? Because we understand that say अभी का कलेक्शन पीरियड है 90 डेज और बाद में हो जाएगा 60 डेज. तो 90 डेज और 60 डेज, जैसे हमने ये वर्किंग किया है वैसे हम लोग यहाँ पे वर्किंग करेंगे. दिस इज 3,60,000, दिस इज 2,40,000. तो सेविंग्स कितना होगा 1,20,000. ऐसा करके थर्ड स्टेप होगा. स्टेप नंबर 4 में इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस, यानी कि लेट अस अपॉइंट द फैक्टर ओवर इन हाउस मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवेबल, उसका इंक्रीमेंटल अप्रोच किया जाएगा. सेल्स, सेल्स के सामने क्या लिखेंगे, कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि सेल्स वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. वेरिएबल कॉस्ट, उसके सामने कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि उसमें भी चेंज नहीं आ रहा है. डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा, सेविंग्स ऑफ बेड डेट्स 60,000, 120 lakhs into 0.5%. सेविंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या होगा 1 लाख. नेक्स्ट, सेविंग्स ऑफ कैरिंग कॉस्ट, जो ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया 2,40,000. इन तीनों फायदे के सामने देयर इज ओनली वन एक्सपेंस, दैट इज फैक्टरिंग कमीशन. दैट इज एन अमाउंट ऑफ 120 lakhs into 2%. अच्छा, ये 120, I'm sorry, this is 2,40,000. So you can use your calculator. 60,000 plus 1 lakh plus 1,20,000 minus 2,40,000. उसमें प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना 40,000 रुपए का. ऐसा करके हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द फैक्टर. प्रॉफिट आ रहा है, सो फैक्टर को अपॉइंट करना चाहिए.
यहाँ पे फ्रेंड्स एक फायदा क्या है, यू डोंट हैव टू मेक एनी अजम्पशन कि अभी का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा क्या होगा, क्योंकि जो भी खर्चा है वो 1 लाख रुपए से बच जा रहा है। एंड जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर टोटल रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच किया ना तो भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। सिर्फ हमको क्या करने का है, ये 120 लाख से ही लिखने का है, सिर्फ हमको ये 120 लाख नहीं लिखने का है, खत्म हो गया। व्हाट हैपेंस दैट हमको सारे एक्सपेंसेस का टोटल करना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट की जगह कॉस्ट आ जाएगा। 120 माइनस 18.8, यानी टोटल कॉस्ट अभी का क्या आ जाएगा 101.2, और बाद में क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा 100.8। दोनों में खर्चा है, दोनों में खर्चा, किस पे कम खर्चा है, प्रपोज में कम खर्चा है, इसलिए हमको नया पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सो दिस इज द वे वी कैन टेक डिसीजन।